वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ऑनलाइन बोर्ड वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूं। यहां पर आपको डेली मिनी टेस्ट मिलता है रेलवे भर्ती परीक्षाओं के लिए। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहां पर आप यहां पर डायरेक्ट आ जाएंगे तो यहां पर आरआरबी एनटीपीसी के लिए आपको मिनी टेस्ट मिल जाएगा। यहां पर देखिए लाइव कोर्स फ्री मिनी टेस्ट, तो आप फ्री मिनी टेस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको डेली मॉक टेस्ट है अवेलेबल है। यहाँ पर आपके देखिए बहुत सारे टेस्ट हैं जहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। 31 दिसंबर आपके 2020 तक यहाँ पर डेली में आपको मिनी टेस्ट दे रखे हैं। इसके अलावा बहुत सारी पीडीएफ्स होती हैं जिनको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 12 वीडियो है। हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती परीक्षाओं के लिए साइंस के बेस्ट 5000 क्वेश्चन की सीरीज। और आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे पदार्थ के गुण यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और दोस्तों 11 वीडियो हमने ऑलरेडी डाल दिए हैं। और गाइस मैंने देखा है कि मेरे पास एक वीडियो का लिंक भी आया था और मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया था कि एक यूट्यूब चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मैथ्स के लिए यूथ पब्लिकेशन की बुक है और उसको कराने के लिए 499 का प्राइस रखा गया है कि वो 499 रुपए में आपके यूथ पब्लिकेशन टाइम है उसका आपका पूरा क्वेश्चंस बोर्ड पे कराएंगे। तो मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर मैं एक गरीब स्टूडेंट हूं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं आपको बता दें कि मैंने किसी प्रकार का कोई पेड कोर्स लॉन्च नहीं किया है। ध्यान रखना, हमारे चैनल पर आपको सिर्फ साइंस की 5000 क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। गाइस मैं भी अगर चाहता तो मैं भी पेड कोर्सेज लॉन्च कर सकता था, लेकिन आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, मैं खुद उन चीजों को समझ सकता हूं, इसलिए मैं वो चीजें नहीं करना चाहता, ठीक है। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट यार, इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं, आप वीडियोस को डेली देखा करो। मैं देख रहा हूं पिछले वीडियोस में आपका रेस्पॉन्स है वो ज्यादा अच्छा नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका स्मार्ट बोर्ड नहीं है, यहाँ पर पूरी चीजें नोट करनी पड़ती हैं और बहुत टाइम लग जाता है। अब इस समय नाइट हो रही है क्योंकि दिन में प्रॉब्लम होती है, नाइट में वीडियो शूट कर रहा हूं आपके लिए। तो रिक्वेस्ट है यार कि आप वीडियोस को रेगुलर देखा कीजिए, कंटिन्यू देखा कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए। चलिए आज हम देखेंगे आपके, देखिए ये जो सारे टॉपिक्स हैं। अब देखिए पदार्थ के गुण वैसे तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपका चुंबकीय गुण होते हैं, उनको आप आगे देखेंगे, लेकिन आज ये वाले टॉपिक है इनको डिस्कशन करेंगे और कोशिश यही रहेगी हमारी कि आज के इस वीडियो में पूरे टॉपिक्स हैं इनको हम कवर अप कर लें। तो पहले हम देखेंगे दाब व प्रणोद क्या होता है, यानी कि प्रेशर व थ्रस्ट क्या होता है। फिर हम देखेंगे पास्कल का नियम यानी कि पास्कल्स लॉ। फिर हम देखेंगे उत्प्लावन बल व आर्किमिडीज का सिद्धांत, है ना, यानी कि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जो सिद्धांत दिया था वो। उसके बाद देखेंगे घनत्व व आपका प्रश्नाव यानी कि डेंसिटी और सरफेस टेंशन। फिर हम देखेंगे केशिकत्व व शांता यानी कैपिटिलिटी एंड वेस्कोसिटी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे बर्नौली प्रमेय व अणुगत सिद्धांत यानी कि बर्नौली का थ्योरम और काइनेटिक थ्योरी। और लास्ट में हम देखेंगे प्रत्यास्था यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए पहले हम देखते हैं दाब और प्रणोद। इसके लिए मुझे जगह चाहिए तो मैं इसको यहां पर रिमूव कर देता हूं। अगर आप इन टॉपिक को उतारना चाहते हैं कि आज हम क्या पढ़ना चाहते हैं तो इनको आप उतार सकते हैं, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिएगा, मैं यहां से इनको रिमूव कर दूंगा। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। आप अगर उतारना चाहते हैं कि आज की इस सेशन में हम क्या पढ़ना चाहते हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो मैं अब इनको रिमूव कर देता हूं और हम पहले पढ़ते हैं। पहला जो टॉपिक है दाब और आपका प्रणोद के बारे में, ठीक है। चलिए तो मैं इसको रिमूव कर दिया है। अब हम देखते हैं दाब क्या होता है और प्रणोद क्या होता है। देखिए अब देखिए दोनों में आपको थोड़ी सिमिलरिटी है, लेकिन मैं आपको सारा जो आपका कंफ्यूजन है वो आपका दूर कर दूंगा। देखिए दाब क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसे हम बोलते हैं दाब। दोनों ही आपके एक प्रकार के बल होते हैं, ठीक है, दोनों ही एक प्रकार के बल होते हैं। तो दाब क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसे हम आपका दाब बोलते हैं। और ये प्रणोद होता है वो ऊपर की ओर लंबवत, किसी वस्तु के लंबवत लगने वाला जो बल होता है उसे हम प्रणोद बोलते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं दाब के बारे में। तो दाब के बारे में पहली चीज हमको एक पता लगी प्रेशर के बारे में कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल यानी कि एकांक क्षेत्रफल, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, ठीक है, यानी कि इसको हम बोलेंगे फोर्स, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आपका जो आपका प्रेशर होता है P, उसको हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया P बराबर F अपॉन A। अब बात करते हैं ये सदिश राशि होती है या अदिश राशि, तो यह आपके अदिश राशि होती है, ठीक है, यह आपके अदिश राशि होती है, मतलब स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। बात करते हैं इसके आपके यूनिट की। तो देखिए
यूनिट अगर बात करते हैं प्रेशर की, सामान्य आपकी यूनिट होती है वो, तो देखिए आपकी जो प्रेशर होता है ना, इससे हम निकाल सकते हैं। देखिए P बराबर होता है F/A, तो देखिए इससे हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, देखिए आपका फोर्स होता है यानी कि बल का मात्रक होता है न्यूटन बटे एरिया यानी कि क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका एक मात्रक हो जाता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी कि न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका दूसरा मात्रक होता है दाब का, है ना, जिसको बोलते हैं एसआई मात्रक। एसआई मात्रक वो इसका होता है पास्कल, क्या होता है, पास्कल। ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो दाब होता है इसका एक मात्रक तो होता है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, कहां से आता है, इस फॉर्मूले से, और दूसरा आपका होता है पास्कल, ये आपको ध्यान रखना है। इसका एक और मात्रक होता है जो आपका सीजीएस पद्धति में होता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं। देखिए इसका एक दूसरा मात्रक होता है जिसे हम बोलते हैं आपका ध्यान रखना है, देखिए बार, ठीक है, बार जिसको बोलते हैं एटॉमिक जो आपका वायुमंडलीय दाब होता है ना, उसको बार भी बोलते हैं। तो उसका जो आपका होता है वो आपका होता है, देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें हम आपको, तो देखिए एक बार जो होता है, ठीक है, एक बार वो 10 की पावर 5, ठीक है, 10 की पावर 5 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी बहुत बार पूछ ले जाता है। एक जो बार होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, तो एक बार होता है वो आपके 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं आपको बताने वाला हूं इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहां पर देखिए इस चीज से आपको एक चीज पता लग रही है कि आपका जो फॉर्मूला है दाब का P बराबर F/A, इससे आप एक चीज समझ सकते हैं, देखिए कि P बराबर F/A, इससे आप एक चीज समझ सकते हैं कि आपका जो दाब होता है, दाब प्रेशर, वो आपके क्षेत्रफल के तो समानुपाती है ना, और आपका दाब होता है वो आपके एरिया यानी कि क्षेत्र, आपका जो क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि फोर्स यानी कि बल के तो समानुपाती है ना, प्रोपोर्शनल है, और आपका जो एरिया है यानी कि आपका क्षेत्रफल उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखिए मैं आपको तो देखिए यहां पर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, यदि किसी सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, ठीक है, यदि किसी सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो उस पर लगने वाले दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इफ वी इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन व्हाट विल इफेक्ट ऑन प्रेशर, यानी कि आपके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसके सरफेस यानी कि उसके क्षेत्रफल को, सतही क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए। तो सीधी सी बात है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। तो अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, ध्यान रखना है, अगर हम क्षेत्रफल यानी कि इसके एरिया को बढ़ाते हैं, ठीक है, इंक्रीज करते हैं, तो ध्यान रखना है कि दाब यानी कि प्रेशर में क्या होगी, कमी होगी। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन है यहां पर पढ़ के सुनाता हूं जो आपके आते हैं। देखिए आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा कि दलदल जो होता है ना, रेतीला क्षेत्र, दलदल में कोई व्यक्ति जब फंस जाता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये रेत है और मैं खड़ा हुआ हूं, ठीक है, मान लीजिए मैं खड़ा हुआ हूं रेत पर, तो आपको यह सलाह दी जाती है कि आप रेत पर खड़े नहीं हो, फ्लैट मतलब ऐसे लेट जाने की आपको सलाह दी जाती है। प्रश्न क्या है, दलदल में फंसे हुए व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है। यानी कि मान लीजिए आप किसी रेतीले क्षेत्रफल में गए हैं, हमारे राजस्थान में आए हैं, ठीक है, थार का मरुस्थल में, डिजर्ट में, ठीक है, तो वहां पर मान लीजिए आपकी जो थार का मरुस्थल दलदल है उसमें आप फंस गए हैं, तो होगा कि आपका शरीर है, जो बॉडी होगा वो आपके नीचे धरती में घुसेगा। तो आपको यह सलाह क्यों दी जाती है कि आप लेट जाए, मतलब खड़े नहीं रहे। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम खड़े रहते हैं ना, ठीक है, जब हम खड़े रहते हैं तो हमारे जो पैर हैं, ठीक है, हमारे जो पैर हैं उन पर प्रेशर ज्यादा लगता है। क्यों, देखिए ये रहा कि जब आपका क्षेत्रफल कम होगा, पैरों का जब क्षेत्रफल कम होगा तो सीधी सी बात है दाब ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम लेट जाएंगे, ठीक है, अगर हम लेट जाएंगे तो हमारा जो सतही क्षेत्रफल है, हमारे शरीर का जो क्षेत्रफल है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, हमारे शरीर का क्षेत्रफल अगर ऐसे लेट जाएंगे तो हमारे शरीर का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वहां पर जब क्षेत्रफल इंक्रीज हो जाएगा उस स्थिति में आपका जो दाब है वो कम लगेगा, इसलिए जो व्यक्ति है उस दलदल क्षेत्र में नहीं डूबेगा अंदर। इसलिए यहां पर सलाह दी जाती है कि जब कोई व्यक्ति दलदल में फंस जाता है तो उस स्थिति में उसे आपके लेटने की सलाह दी जाती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आपको बताता हूं, जब आपके कील निकुली होती है, आपके कील है उसको नुकुला क्यों रखा जाता है, ठीक है, आपकी जो कील होती है उसको आगे से निकोला क्यों रखा जाता है। अब आप सुनो सर ये कैसा प्रश्न है, ठीक है, ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न है कि आपकी दीवार में आसानी से घुस सके, तो यही प्रश्न है। देखिए
दीवार में आसानी से इसलिए घुस जाती है क्योंकि अगर उसको हम आगे से निकोला रखेंगे, पैना रखेंगे, तो सीधी सी बात है उस पर जो लगने वाला दाब है ना, उसका सतही क्षेत्रफल जितना कम होगा ना, देखिए यहां पर दाब है ना, वो सतही क्षेत्रफल के व्युत्क्रमणपाती होता है, मतलब क्षेत्रफल जितना कम होगा ना उसका दाब उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए अगर हम उसकी नोक है, नोक जैसे पेन को भी ले लीजिए या किसी को आप ले लीजिए, अगर उसकी नोक को जितना बारीक रखेंगे, ठीक है, सुई को बारीक रखेंगे, या आप कील है, कील को आगे से बारीक रखेंगे, तो जब उसके ऊपर हथौड़े से चोट डालेंगे ना तो वो आसानी से उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर डाला जाएगा। इसलिए आपकी जो कील होती है उसको आगे से निकोला रखा जाता है ताकि आसानी से दीवार में वो घुस सके, ठीक है। इसके अलावा आपका तीसरा प्रश्न आपको बता दो, देखिए आपके ऊंची एड़ी के जूते आते हैं आजकल, आपको हील वाले जो सैंडल आते हैं, जूते आते हैं, लड़कियां पहनती हैं ज्यादातर, तो आपको बोला जाता है कि हील वाले जो आपके सैंडल आते हैं या आपके जो जूते आते हैं, शूज आते हैं, वो रेत में अधिक क्यों घुस जाते हैं, ठीक है। तो लड़की होती है वो रेत में जो आपके हील वाले सैंडल होती है वो पहनकर नहीं चल सकती, ठीक है। नॉर्मली चल सकती है कि सड़क पर, लेकिन रेत पर नहीं चल सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि जब सैंडल होता है उसमें जो आपके हील लगा रहता है ना पीछे की ओर, ठीक है, तो उस पर आपका उसका जो क्षेत्रफल रहता है नीचे का वो आपका बहुत कम होता है। इसलिए क्या होता है कि आपका जो उस पर प्रेशर है ना वो ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि जितना आपका क्षेत्रफल कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा, इसलिए वो आपके रेत में घुस जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दो, देखिए आपके जो पेड़ काटते हैं, तो पेड़ जब आपका लकड़हारा होता है, जो आपके पेड़ काटते हैं, जो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कुल्हाड़ी आगे से पैनी रखी जाती है, पीछे से मोटी होती है, आगे से बहुत पतली होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि देखिए आगे से पतली होगी, उसका सतही क्षेत्रफल आपका कम होगा ना, तो उस पर प्रेशर ज्यादा लगेगा, और प्रेशर क्या है? एक प्रकार का बल है, इसलिए जो बल लगाएंगे वो अधिक लगेगा, इसलिए आपकी जो कुल्हाड़ी है वो आगे से पैनी रखी जाती है। तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आप इससे आसानी समझ सकते हैं, उसको हम दाब से आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था आपका दाब। इसके अलावा यहां पर एक क्वेश्चन आपके और बनता है कि आपके जो बड़े वाहन होते हैं, जैसे आपके ट्रक होता है या आपके जो बड़े वाहन होते हैं, जो आपके स्पेशली जो माल ढुलाई के लिए बनते हैं, ठीक है, जो आपके वजन को ट्रांसपोर्ट करने के काम आते हैं, उनके टायर बड़े क्यों बनाए जाते हैं? ठीक है, उनके टायर बड़े बनाए, उनके टायर होते हैं, उनका साइज बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो आपसे पूछा है उनका साइज जो है वो बड़ा क्यों होता है? तो उनका साइज इसलिए बड़ा होता है क्योंकि अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा ना, अगर उनका क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है प्रेशर उनके ऊपर कम पड़ेगा, इसलिए अगर प्रेशर कम पड़ेगा तो टायर फटने की संभावना कम होगी। इसलिए आपके जो भी ऐसे भारी सामान ले जाने वाले ट्रक होते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले, उनके जो टायर होते हैं वो आपके बहुत ही ज्यादा मोटे बनाए जाते हैं, आकार में चौड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके सारे प्रेशर से रिलेटेड हैं। प्रेशर के बारे में ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रणोद होता क्या है, यानी कि आपका जो थ्रस्ट होता है वो होता क्या है। तो देखिए, प्रणोद का मतलब होता है किसी भी आपका सतह है उस पर लंबवत जो फोर्स लगता है ना, उसको हम बोलते हैं प्रणोद। ठीक है, अब देखिए इसको मैं यहां पर रिमूव कर देता हूं, अगर इसको नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। मैं प्रणोद के बारे में आपको डिटेल से यहां पर बताता हूं। ठीक है, आप इसको नोट करना चाहते हैं, मैं साइड में हट जाता हूं। आप जो है बल के बारे, आपके जो प्रेशर के बारे में चीजें, इनको आप नोट कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको जो प्रणोद है उसके बारे में बता दूं। प्रणोद के बारे में ज्यादा कुछ तो खास है नहीं, बस छोटी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बस किसी परिभाषा है ना वो ये आती है अपने रेलवे में। इतना क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर देखे हैं, प्रणोद के बारे में इतना पूछा नहीं गया है अभी तक। ठीक है, तो प्रणोद होता क्या है देखिए। तो प्रणोद का मतलब होता है कि आपका कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर लंबवत यानी कि आपके परपेंडिकुलर जो आपका फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? आपका प्रणोद। प्रणोद क्या होता है? लंबवत लगने वाला बल। किसी वस्तु पर लंबवत लगने वाला फोर्स, किसी वस्तु पर लंबवत लगने वाला बल जो होता है उसे हम बोलते हैं प्रणोद। इसकी जो यूनिट होती है, ठीक है, ऐसा यूनिट वो आपके होती है न्यूटन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है, वही न्यूटन होती है क्योंकि ये एक प्रकार का बल होता है। और ज्ञात कैसे करते हैं इसको? तो प्रणोद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, प्रणोद जो होता है वो आपका होता है बल इंटू क्षेत्रफल। ठीक है, बल इंटू क्षेत्रफल आपका प्रणोद होता है। ठीक है,
बल इंटू क्षेत्रफल, यानी कि फोर्स इंटू आपका एरिया जो होता है, बल नहीं, आपका दाब इंटू क्षेत्रफल, ठीक है, ये होता है दाब इंटू क्षेत्रफल, ठीक है, दाब इंटू क्षेत्रफल, यानी कि आपका जो इसकी परिभाषा है वो यही है, लंबवत लगने वाला जो बल होता है उसे हम प्रणोद कहते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई वस्तु है तो उसके पेंदे पर, यानी कि उसका एक नीचे का हिस्सा होता है, उस पर जो प्रेशर लगता है, मान लीजिए मैंने कोई चीज आपको मान लीजिए बोर्ड मैंने लगा रखा है, तो बोर्ड के नीचे वाले हिस्से पर पूरा बोर्ड एक प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। तो पूरी वस्तु का जो कुल बल होता है, एक प्रकार से बोल सकते हैं, जो ऊपर की ओर लंबवत लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका प्रणोद बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। थ्रस्ट के बारे में इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, दाब इंटू क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसका दूसरा मात्रक ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए ये दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल, ठीक है, पास्कल, और क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका दूसरा मात्रक हो जाएगा पास्कल इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको देखिए, बात हो रही है दाब की, तो देखिए आपके जो लिक्विड्स होते हैं और गैस होती हैं उनके ऊपर भी दाब लगता है, ठीक है। आपके लिक्विड होती हैं उनके ऊपर भी दाब लगता है, उनके बारे में आपको बता दो। देखिए दाब, तो देखिए वैसे नॉर्मल दाब की डेफिनेशन है वो यही है कि एक अंक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसे हम दाब बोलते हैं, लेकिन आपके जो गैस होती है और लिक्विड होती है उनके ऊपर भी एक बल लगता है, आपका दाब लगता है, और वो जो दाब होता है उसका आपका फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है P बराबर HdG, क्या होता है, P बराबर HdG। परिभाषा सेम ही है, बस आपको जो फॉर्मूला है वो अलग है। देखिए इसमें क्या क्या चीजें, देखिए H जो होता है वो आपका होता है हाइट, ठीक है, हाइट, ठीक है, और D होता है उसका डेंसिटी, ठीक है, मतलब घनत्व, डेंसिटी, और G होता है आपका ग्रेविटी, ठीक है, G होता है ग्रेविटी, यानी कि P बराबर HdG इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि आपका कोई भी गहराई होती है, ठीक है, यानी कि अब देखिए होता क्या है कि जब मान लीजिए आपका टैंक है, ठीक है, टैंक में हमने पानी भर रखा है, तो आपने नल लगाते हैं ना, तो सीधी सी बात है जब हम नल लगाते हैं तो नल से क्या होता है, पानी एक प्रेशर के साथ बाहर निकलता है नहीं निकलता। आपने शायद छोटी कक्षा में एक प्रैक्टिकल भी किया होगा, है ना, आपको एक किस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि आप मान लीजिए एक टैंक है या बोतल है, बोतल लेते थे, उसमें एक बोतल है, बोतल को हमने पानी से भर दिया, ठीक है, और उसमें हमने एक छिद्र यहां कर दिया, एक छिद्र यहां कर दिया, एक छिद्र यहां कर दिया, और इनका नाम दे दिया ABC, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है बताइए कि हमने 3 नल इसमें लगा दिए, 3 जगह से काट दिया, तो किस वाले हिस्से में आपका जो पानी का दाब है वो सबसे ज्यादा होगा, मतलब किस से पानी तेजी से निकलेगा। तो सीधी सी बात है जितनी हाइट आपकी कम होगी उसी हिसाब से, ठीक है, हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए हाइट जितनी ज्यादा हो जाती है उसी प्रकार से आपका जो प्रेशर है वो यहाँ पर आपका लगता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी है ना, इसके ऊपर आपका प्रेशर है वो सबसे ज्यादा लगता है, ठीक है। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है बस दाब के बारे में कि आपका जो लिक्विड्स होते हैं या गैस होती है उन पर जो दाब लगता है उसका फॉर्मूला होता है P बराबर आपका रो बराबर HdG, क्या होता है, रो बराबर HdG। यहाँ पर H उसकी गहराई होती है, ठीक है। गहराई का मतलब मान लीजिए, गहराई का मतलब क्या होता है कि भाई कितना पानी हमने भर रखा है उसके अंदर, ठीक है, कितना पानी उसके अंदर भर रखा है, उस पर लगने वाला जो बल आपका दाब होता है वो इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा था दाब और प्रणोद के बारे में, ठीक है। दाब और प्रणोद के बारे में इतना ही है। और एक चीज और आपको बताओ, देखिए एक चीज है वो आपके लिए सरप्राइज है, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, देखिए ये जो बुक थी वो मैंने मंगाई थी, ठीक है, आपको पता होगा इसकी मैंने अनबॉक्सिंग भी की थी, ठीक है, ये जो बुक है इसकी मैंने अनबॉक्सिंग की थी। अब देखिए इंग्लिश मीडियम की है और मेरे कोई काम की नहीं है, तो आप में से किसी भी एक यूजर है उसको मैं यहाँ पर देने वाला हूँ ये, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं किसको चाहिए, और अगर ज्यादा कमेंट आ गए तो सीधी सी बात है मुझे कमेंट पिकर का यूज करना पड़ेगा। फिलहाल मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी थी, इसमें 10 प्रैक्टिस सेट है एनटीपीसी के लिए। तो अगर आप लेना चाहते हैं मैं इसको स्पीड पोस्ट कर दूंगा आपके एड्रेस पे, तो आपको सिर्फ कमेंट करना है, एड्रेस शेयर बिल्कुल नहीं करना है। कमेंट के अंदर मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट ज्यादा आ गए तो फिर मैं यहाँ पर कमेंट पिकर का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अगर किसी एक को चाहिए तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा इसको, ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरा हमारा जो टॉपिक है उसको हम देखते हैं पास्कल का नियम, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव करता हूं, इसको अगर नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो बात हो रही है यहाँ पर दाब की, तो एक चीज को बताना मैं आपको भूल गया, जो आपका होता है वायुमंडलीय दाब, ठीक है, उसको हम कैसे भूल सकते हैं। तो देखिए वायुमंडलीय दाब होता क्या है
कि वायु के द्वारा आपके पृथ्वी पर किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया गया जो बल होता है उसे हम वायुमंडलीय दाब बोलते हैं, वायुमंडलीय बल नहीं, वायुमंडलीय दाब। यानी कि वायु, हमारे जो वायुमंडल होता है उसमें आपको होता है बहुत सारी गैसेस होती है, तो उनके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पर जो लगाया गया दाब होता है उसे हम बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। और वैसे हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं इसका जो मात्रक होता है वो आपका एटीएम होता है, एटमॉस्फेयर, ठीक है, या इसको बार भी बोलते हैं, ठीक है, बार भी बोलते हैं। इसका आपका होता है ये 1.0 और 1 × 10⁵ होता है, लेकिन को कंसीडर कई बार 10⁵ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर ही किया जाता है, ठीक है, 1.01 10⁵, या इसको डायरेक्ट 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी इसको कंसीडर किया जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि वायुमंडलीय दाब होता है उसको आपके बैरोमीटर उपकरण से मापा जाता है, और बैरोमीटर से 3 प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है। कौन सा उपकरण होता है? बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर उपकरण से आपके जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको मापते हैं, और इसमें 3 प्रश्न बनते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न, अगर आपका जो बैरोमीटर होता है इसमें जो पाठ्यांक होता है, इसमें जो रीडिंग आती है, अगर वो अचानक से गिर जाए, ठीक है, अगर जो आपके बैरोमीटर है उसमें जो रीडिंग आती है अचानक से डिक्रीज हो जाए, मतलब अचानक से इसका जो मान है अचानक से घट जाए, ठीक है, अगर इसका जो पाठ्यांक है अचानक से घट जाए, तो ध्यान रखना ये किसका संकेत होता है? ये तेज आंधी व तूफान का संकेत होता है, ठीक है, तेज आंधी व तूफान, ठीक है, ये इसका संकेत होता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर आपका बैरोमीटर में आपका जो दाब होता है, जो पाठ्यांक होता है, अगर अचानक से एकदम से घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो ये आपके तेज आंधी व तूफान का संकेत होता है, ठीक है। अगर जो आपकी रीडिंग है वो आपकी धीरे धीरे घट रही है, क्या हो रही है? धीरे धीरे घट रही है, ठीक है, धीरे धीरे घट रही है, तो ध्यान रखना ये आपके बारिश होने की संभावना को प्रदर्शित करता है, बारिश होने का संकेत है, ठीक है, बारिश होने का संकेत है। आपको पता लगाना है कि ये भी ध्यान रखना है कि जो आपके कई बार होता है ना कि चेतावनी देता है, ठीक है, आपको पता है सरकार चेतावनी देती है कि इस जगह पर आपकी बारिश बहुत ज्यादा होगी आगामी 2-4 दिनों में, ठीक है, 72 घंटे में, 48 घंटे में। तो आप सोचेंगे पता कैसे लगाते हैं? तो ऐसे ही पता लगाते हैं बैरोमीटर से, ठीक है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे बनता है, अगर बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वो धीरे धीरे बढ़ता है, क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है, अगर बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो ये किस बात का संकेत है? कि आपका जो मौसम है वो क्या रहेगा? साफ रहेगा। मौसम क्या रहेगा? साफ रहेगा, इस बात का संकेत है ये, ठीक है। तो 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है बैरोमीटर के बारे में। अगर बैरोमीटर का जो आपका पाठ्यांक है अचानक से घट रहा है तो ध्यान रखना ये आपके आंधी तूफान का संकेत है। अगर धीरे धीरे घट रहा है तो बारिश होने की संभावना है, और अगर आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आपके मौसम साफ रहने का ये संकेत है, ठीक है। तो ये आपके बैरोमीटर के बारे में था, ठीक है, ये मैं चीज आपको बताना भूल गया था, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि पास्कल ने क्या नियम दिया था, ठीक है। तो आप इसको वीडियो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को पॉज करके भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपके सामने जो आपका पास्कल का नियम है उसके बारे में बताता हूँ कि पास्कल ने क्या नियम दिया था, ठीक है। चलिए तो देखिए पास्कल जो था, पास्कल ने आपको क्या नियम दिया था उसके बारे में आपको मैं डिस्कशन कर दूं। पास्कल्स रूल, पास्कल्स लॉ, ठीक है, पास्कल का नियम, ठीक है, पास्कल का नियम, पास्कल का नियम। तो देखिए पास्कल ने ये कहा था कि आपका जो अगर हम लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, कोई द्रव है, अगर उसको किसी पात्र के अंदर रखते हैं ना, तो सभी दिशाओं में, सभी बिंदु पर, ठीक है, जो आपका जो दाब होता है ना वो उसके आकार पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। यानी कि आपके जो आपका पास्कल का रूल है वो ये कहता है कि जो द्रव का दाब होता है, मतलब प्रेशर ऑफ लिक्विड, वो उसके साइज पर, उसके फिगर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, मतलब जिस पात्र में आप रखेंगे उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये आपका जो पास्कल है उसने इसके बारे में बोला था, ठीक है। आपका जो पास्कल है उन्होंने इसके बारे में बोला था कि आपके बर्तन का जो आकार होता है उसके दाब को प्रभावित नहीं करता, ठीक है। और इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपका अगर ग्रेविटी है, ठीक है, अगर ग्रेविटी को हटा दिया जाए, ठीक है, अगर हम ग्रेविटी को हटा दें, किसी भी वस्तु के ऊपर ग्रेविटी लग रही है, तो अगर ग्रेविटी को हटा दें तो संतुलित अवस्था में, आपका संतुलित अवस्था में द्रव के भीतर सभी बिंदुओं पर दाब है वो समान रहेगा। यानी कि मान लीजिए हमने कोई लिक्विड है ना, और लिक्विड आपका कोई बर्तन है
उसमें हमने लिक्विड भर रखा है, ठीक है, उस पर हमने क्या भर रखा है, इसमें लिक्विड भर रखा है। तो आपका पास्कल का नियम में कहता है कि अगर इस पर ग्रेविटी काम नहीं करती है, ठीक है, अगर इस पर ग्रेविटी है वो आपका जीरो है, ग्रेविटी नहीं लगे, तो सभी स्थानों पर यानी कि यहां भी प्रेशर, यहां भी प्रेशर, यहां भी प्रेशर, सभी पॉइंट्स पर आपका जो प्रेशर है वो इक्वल होगा, ठीक है। ये आपका पास्कल का रूल कहता है। यानी कि पास्कल का रूल दो प्रकार से बोलता है, एक तो जब ग्रेविटी नहीं लगती है तो आपका ये कहता है कि सभी बिंदुओं पर जो आपका प्रेशर है लिक्विड का वो सेम होता है, और दूसरा स्टेटमेंट इसका ये है, अगर ग्रेविटी लग भी रही है तो आपका जो प्रेशर है वो उसके शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता है, जिस बर्तन में आपने उसको भर रखा है उसके साइज या शेप पर आपका जो प्रेशर है वो आपके डिपेंड नहीं करता, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं आपको बता दूं, देखिए यहां पर एक चीज और आती है, इसके कुछ एग्जांपल हैं जो आपको बता दूं। देखिए आपका जो ये प्रेशर है, ठीक है, पास्कल का नियम, इस पर कुछ आपके एग्जांपल हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो उपकरण है किस पर आपके किस सिद्धांत पर आपके काम करते हैं। तो देखिए यहां पर हाइड्रोलिक आपको ध्यान रखना है कि एक शब्द है हाइड्रोलिक, ये शब्द जुड़ जाए ना तो आपका सीधा ध्यान रखना है कि ये पास्कल के नियम पर आधारित है। तो देखिए दो तीन एग्जांपल है, मैं आपको यहां पर बताऊं। देखिए एक तो आपका हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस जो होती है वो आपके पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके अलावा आपका होता है हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस आपका हो गया। इसके बाद में हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है, और तीसरा आपके है हाइड्रोलिक और आपका होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। तो हाइड्रोलिक वर्ड जहां पर आ गया आपको सीधा याद करना है पास्कल, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हाइड्रोलिक प्रेस होती है, किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ध्यान रखना है हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक तीनों आपके पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने सुनाकर आपको दिखा देता हूं, बता देता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इससे बनते हैं। देखिए पहला आपको ये बोला जाता है कि आपका, देखिए जब हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम किसी भी पर्वतीय क्षेत्र पर जाते हैं तो वहां पर होता क्या है कि पर्वतीय क्षेत्र पर जब जाते हैं ना, तो पर्वतीय क्षेत्र पर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हवा का जो दाब होता है ना वो आपके कम होता है। इस वजह से वहां के लोग जो होते हैं उनको श्वास लेने में समस्या होती है, ठीक है। वहां के जो लोग रहते हैं उनको यहाँ पर श्वास लेने में समस्या होती है, और वहां पर कई बार प्रॉब्लम भी हो जाती है, कुछ बीमारी हो जाती है, इसको अनोक्सिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम किसी पर्वतीय क्षेत्र पर जाते हैं तो वहां पर प्रेशर है वो यहाँ पर कम होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां पर आपका दाब होता है वो कम होता है, इस वजह से वहां पर भोजन बनाना बहुत ही कठिन होता है। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पर्वतीय क्षेत्र जो होता है, मतलब आपके बहुत सारे लोग रहते हैं जो आपके जैसे पर्वतीय क्षेत्र पर रहते हैं, डूंगर इलाकों में, ठीक है, तो वहां पर आपको बोला जाता है कि वहां पर जो आपका भोजन बनाने में समस्या क्यों होती है, तो ध्यान रखना है वहां पर जो प्रेशर होता है ना बहुत कम होता है, इसकी वजह से वहां पर भोजन बनाने में आपको प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा वायुयान में बैठे हुए व्यक्ति है उसकी फाउंटेन पेन से स्याही क्यों घिस जाती है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, आप थोड़ा सोचिए कि फाउंटेन पेन होता है, ठीक है, ठीक है। तो वायुमंडल आपका जब आपका कोई व्यक्ति है मान लीजिए वायुयान में बैठा हुआ है तो फाउंटेन पेन होता है, उससे स्याही आपको क्यों गिर जाती है, क्योंकि आपका जो प्रेशर होता है स्याही पर लगने वाला प्रेशर वो कम होता है, इस वजह से आपकी जो स्याही है वो आपके अलग अलग हो जाती है। इसके अलावा देखिए इसको आप ग्रेविटी से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे हम अगर अंतरिक्ष में जाते हैं ना तो अंतरिक्ष यात्रियों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर अंतरिक्ष में आप जाओगे तो वहां पर आप पानी नहीं पी सकते, ठीक है। अगर आप अंतरिक्ष में पानी लेकर जाओगे ना और अगर पानी की बोतल को आपने ऐसे किया तो पानी वो नीचे जाएगा नहीं, पानी वहीं बिखर जाएगा, सरफेस पर फैल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी तो लग नहीं रही है। तो ग्रेविटी के कारण वहां पर ग्रेविटी तो काम करने की नहीं, जो आपकी वस्तु नीचे गिराएगी, इसलिए वहां पर जो आपके लोग जाते हैं, ठीक है, वो पानी पीने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, भोजन बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, और स्पेशली आपके जो चाकू वगैरह होते हैं उनको बड़ी सावधानी से वहां पर रखा जाता है, नुकीली चीजों को, क्योंकि वो अंतरिक्ष में कहीं भी आ जा सकती है, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी होती हैं अंतरिक्ष के अंदर, ठीक है। भोजन को ले जाने में भी पैक किया जाता है, भोजन को, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, आपके अंतरिक्ष यात्री को। अगला क्वेश्चन मैं आपको तो देखिए कि जब हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारी नाक से खून निकलने लग जाता है, हमारी जो नोज होती है उससे ब्लड निकलने लग जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा भी आपके लो प्रेशर की वजह से होता है। जब वायुमंडलीय दाब होता है वो कम होता है, उसकी वजह से आपका जो नाक है उससे खून निकलने लग जाता है ना, बहुत सारे लोगों को जब आपके ऊपर जाते हैं तो, ठीक है।
आगे वायु, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया है। और यहाँ पर देखिए, ठीक है, अब देखिए एक चीज और है, उसको हम लास्ट में और कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, और बाकी चीजें हम कंटिन्यू करेंगे कल, क्योंकि वीडियो आपका हो चुका है, ठीक है। आज इतना ही हम करेंगे। दो चीजें हैं वो आपको मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं वो हम और देख लेते हैं, ठीक है, कि आपका दाब होता है, दाब वो गलनांक और क्वथनांक को किस प्रकार से इफेक्ट करता है, ठीक है। आपकी वस्तु का गलनांक और क्वथनांक जो होता है, ठीक है, गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक, ठीक है। तो गलनांक और क्वथनांक होते हैं, ठीक है, यानी कि आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट इंग्लिश में, मेल्टिंग पॉइंट, और इसको आपका बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए, तो देखिए आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि आपका जो कोई लिक्विड है, ठीक है, कोई आपका पदार्थ है, ठीक है, तो उसके गलनांक और क्वथनांक पर आपका क्या इफेक्ट रहेगा प्रेशर का। तो देखिए एक चीज आपको पहले पता होना चाहिए, गलनांक होता क्या है और क्वथनांक होता क्या है। तो देखिए गलनांक क्या होता है, गलनांक वह तापमान होता है, वह न्यूनतम तापमान होता है जिस पर आपका कोई ठोस होता है वो आपके द्रव अवस्था में बदलना शुरू हो जाता है। मतलब सॉलिड होता है वो आपके लिक्विड में यानी कि आपके द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं गलनांक। और क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक का मतलब है किसी लिक्विड का, ठीक है, किसी लिक्विड का आपके वाष्प में बदलना, ठीक है, किसी लिक्विड का वाष्प में बदलना, वो आपका कहलाता है क्वथनांक। तो देखिए, तो आपका अगर गलनांक की बात करते हैं कि गलनांक होता है अगर उसका प्रेशर बढ़ाया जाए, ठीक है, किसी आपका मान लीजिए आपका पानी है ना, हमने द्रव के रूप में, लिक्विड के रूप में पानी ले लिया, ठीक है, तो इसका अगर हम गलनांक बढ़ाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा उसके गलनांक पर, है ना, और अगर हम उसका जो प्रेशर है उसको घटाते हैं तो गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि क्वथनांक और गलनांक पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या, पहले हम बात करते हैं गलनांक की। तो देखिए गलनांक आपका है अगर किसी वस्तु का, ठीक है, किसी पदार्थ का आयतन, किसी पदार्थ का आयतन यदि ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ठीक है, यदि दिख रहा है ना यहां तक, ओके, यदि किसी पदार्थ का आयतन ताप बढ़ाने पर बढ़ता है तो उसका दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ता है। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कैसे, देखिए समझिए इसको, किसी पदार्थ का आयतन, ठीक है, अब देखिए आयतन, आप आयतन कैसे बढ़ेगा, तो देखिए आपका मोम होता है, ठीक है, मोम आप जानते हैं ना, मोमबत्ती का मोम, देखिए अगर उसको आप गर्म करेंगे तो सीधी सी बात है उसका जो वॉल्यूम है यानी कि आयतन है वो इंक्रीज होगा, नहीं होगा। तो ऐसे पदार्थ जिनका आयतन, जिनका वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज हो जाता है ना, तो उनका जो आपका गलनांक होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, वो आपके दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो देखिए, आपका एग्जाम्पल के रूप में बात करूं तो यहां पर देखिए, जैसे मोम है और घी है, ठीक है, आपका मोम होता है, ठीक है, मोम और घी, ठीक है, दो चीजें मैंने ले ली। अगर हम इनको गर्म करते हैं तो इनका जो वॉल्यूम है, आयतन होता है, वो इंक्रीज होता है। इसलिए अगर इनके ऊपर दाब डाला जाएगा ना, अगर प्रेशर डाला जाएगा तो इनका गलनांक होता है हमेशा इंक्रीज होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात यह है, यदि किसी पदार्थ का आयतन ताप बढ़ाने पर घटता है, तो उसका दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या होता है, घटता है, गलनांक घटता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए हमने कोई ऐसा लिक्विड ले लिया जिसके ऊपर अगर हमने टेम्परेचर उसका इंक्रीज किया
तो अगर उसका वॉल्यूम है वो घट गया, है ना, तो अगर उसके ऊपर हम दाब लगाएंगे ना, अगर उसके ऊपर दाब लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, तो उसका गलनांक हमेशा क्या होगा, घटता ही रहेगा, डिक्रीज होता ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जैसे मैं एग्जांपल के बारे में आपको बताऊं, जैसे आपका बर्फ है, ठीक है, बर्फ, ठीक है, आप जानते हैं आइस, अगर बर्फ है ना, बर्फ को सीधी सी बात आप गर्म करेंगे तो अगर गर्म करने पर उसका जो गलनांक, आपका जो वॉल्यूम है वो घटेगा, सीधी सी बात है, वॉल्यूम घटेगा बर्फ का। ठीक है, तो वॉल्यूम घटेगा, तो अगर बर्फ के ऊपर मैं दाब डालूंगा ना, तो उसका गलनांक है ना, आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमेशा घटेगा। तो आपको दो चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी है। अगर किसी वस्तु है, अगर उसका ताप बढ़ाने पर उसका वॉल्यूम है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ध्यान ये रखना है, उसका प्रेशर डालेंगे इसके ऊपर तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, वो ही बढ़ेगा। ठीक है, और अगर हमने उसका तापमान बढ़ाने पर उसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो घटता है, तो दाब लगाने पर उसका जो गलनांक है वो भी क्या होगा, आपका घटेगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं क्वथनांक की। ठीक है, तो क्वथनांक के बारे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्वथनांक आप दाब बढ़ाओ, है ना, या दाब आप घटाओ, आपका क्वथनांक होता है हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपके क्वथनांक के बारे में